हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं। कल का जो बचा हुआ पोर्शन था, आज वहां से स्टार्ट करेंगे। कल जो टर्म्स आपकी रह गई थी वो एक मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। मोल फ्रैक्शन मींस मोल प्रभाज, ठीक है, और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन और मोल प्रभाज। देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर समझिए तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक ही कंटेनर है, इसमें एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है बी। सॉल्वेंट मतलब बी क्या है? ये सॉल्वेंट मतलब ब्लैक, ठीक है। अब इसमें हमने क्या मिला दिया? सॉल्यूट मिला दिया, और सॉल्यूट क्या है? आपका ए है। सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूट मतलब ब्लैक। जब हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो आपका ये बिलियन मतलब सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। अगर अब इस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो एक्स ए मतलब ए क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या हो गया? मोल प्रभाज। सॉल्यूट का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होगा कि देखिए, जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मतलब दी मोल फ्रैक्शन क्या है? एक अनुपात है, एक रेशो है। किसका रेशो है? वो जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना उसके टोटल नंबर मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जितने मोल्स हैं, सॉल्यूशन में दोनों चीजें आ गई आपकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों के मोल। तो एन ए, मानिए एन ए क्या है? सॉल्यूट के मोलों की संख्या, मतलब आपके ब्लैक के मोलों की संख्या, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। और आपका एन ए प्लस एन बी, ये क्या है? नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? ए और बी दोनों है सॉल्यूशन के अंदर, तो दोनों के मोल हो गए। ये सॉल्यूट के मोल्स हो गए और ये आपके सॉल्वेंट के मोल हो गए। मतलब ये ब्लैक के मोलों की संख्या हो गई, ये ब्लैक के मोल, टोटल बिलियन के मोलों की संख्या। तो अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका भी निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। जैसे अगर आपको बी का निकालना है, ठीक है, बी का निकालेंगे क्या होगा? एन बी जिसका निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। ओके, तो देखिए ये क्या है? ये ब्लैक का मोल प्रभाज है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट बी क्या है? आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गए, और ये आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। मतलब जिसके मोल निकालने हो उस, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स अपन टोटल मोल्स। तो ए का निकालना तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और आपको बी मतलब सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन बी अपॉन मतलब आपके मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इसको, वैसे देखिए जैसे मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है? 100। ऐसे ही मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना होता है? 1। तो आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर आपके दो ही कंपोनेंट हैं, अगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं तो दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो अगर आपको एक के मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मान लीजिए एक दो कंपोनेंट है, दो में से किसी का भी एक का अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे आपको पता लग जाएगा, 1 में से माइनस कर दीजिए। अगर आपको बी का पता है तो एक्स से बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। और अगर आपको एक्स ए का पता है तो एक्स बी बराबर क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए। तो जिसका भी आपको पता है उससे आप निकाल सकते हैं। एक का आपको पता है तो 1 में से माइनस कर दे, दूसरे निकल जाएगा। अगर 3 कंपोनेंट है, मान लीजिए इसमें ए और बी और सी 3 कंपोनेंट है, तो आप 3 का बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सी और होता है, इसमें एक कंपोनेंट सी बी सी में मिक्स है, और आपको जब निकालना है तो ए का निकालना है तो क्या होगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी।
और एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और आपका एक्स सी इक्वल टू एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अगर 3 कंपोनेंट है तब। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब जैसे मतलब टोटल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर आप इनको एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी अगर देखें तो किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, 1 के इक्वल होगा। अगर आपको मान लीजिए इन दो के मोल फ्रैक्शन पता है और आपको सी का निकालना है, ठीक है, तो करेंगे क्या, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ के 1 में से माइनस कर दीजिए तो आपको सी का आ जाएगा। आपको इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से दोनों का निकालिए इस फार्मूले से। ठीक है, और आपको सी का निकालना तो फार्मूला की जरूरत नहीं है, इन दोनों का जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ के 1 में से माइनस कर देंगे तो आपका सी का आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप 2 कंपोनेंट है तो एक का आपको पता है तो 1 में से माइनस कर दो, दूसरे का आ जाएगा। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मोल प्रभाज क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, ये रेशियो है। इट इज अ रेशियो ऑफ number of moles of one component and total number of moles of solution। अब देखिए अगला जो आपकी टर्म है वो है आपकी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए ये क्या होती है, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये पार्ट्स पर मिलियन है। अब इसका यूज हम कब करते हैं, मेन चीज ये है कि इसका यूज हम करेंगे कब। कंसंट्रेशन की तो और भी टर्म है, उनका यूज कर रहे हैं। इसका यूज कब करते, इसका यूज जब करते हैं जब जो सॉल्यूट आपका विलय है, जो सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम, बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है, बहुत आपके माइक्रोग्राम माइक्रोलीटर में अगर आपका सॉल्यूट है, कहने का मतलब है कंसंट्रेशन बहुत कम हो, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बहुत कम हो। ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। अब निकालेंगे कैसे पीपीएम को, जैसे देखिए पीपीएम बराबर होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम परसेंटेज निकालते थे। ठीक है, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज थी, वेट बाय वेट परसेंटेज थी, वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज थी। तो वहां क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ क्या, वहां परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ क्या पर मिलियन। और आपको पता है कितना होता है, 1 मिलियन 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6, तो हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पर मिलियन आ जाएगा। क्या जाएगा, पर मिलियन। तो इसका हम यूज जैसे देखिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाली थी। ठीक है, इसी को अगर हम पीपीएम की फॉर्म में निकालें, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब परसेंटेज हटा दीजिए क्योंकि अब परसेंटेज नहीं है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वॉल्यूम। तो हमने क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद होगा आपको लास्ट वीडियो में ये पढ़ाया गया था। ठीक है, वहां क्या पढ़ाया गया था, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम परसेंटेज नहीं, हम क्या पर मिलियन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या पार्ट्स पर मिलियन। तो हम वहां जहां 100 से मल्टीप्लाई करते थे, बस यहाँ करना क्या, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना, सेम वैसे ही करना। ठीक है, अगर आपका पीपीएम वेट बाई वेट है
तो सेम भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो जो भी वैल्यू आएगी वो पर मिलियन में आएगी। आप वहां लास्ट वीडियो में हमने वहां परसेंटेज में निकाले थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो परसेंटेज मतलब पर 100 आ रही थी। ये पर मिलियन है तो ये पर मिलियन आएगी अगर आप 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसका निकालेंगे, इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी सेम वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या, पार्ट्स पर मिलियन। बस ध्यान ये रखना है आपको, इसका यूज हम जनरली जब भी करते हैं जब आपका सॉल्यूट ट्रेसिस में हो, बहुत कम मात्रा में हो, तभी हम आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन से आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी टर्मिनोलॉजी। इसके बाद अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉल्बिलिटी। और सॉल्बिलिटी में देखिए आपकी इस चैप्टर में जो सॉल्बिलिटी है वो आपकी सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स और सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, मतलब द्रव में ठोसों की विलेयता, द्रव में ठोसों की विलेयता। अब देखिए द्रव में ठोसों की विलेयता क्या है, ठोस आपका ठोस की विलेयता देखनी है तो पहले समझ में आना चाहिए कि आपकी विलेयता होती क्या है, सॉल्बिलिटी है क्या। ठीक है, सॉल्बिलिटी क्या है, ठीक है, सॉल्बिलिटी है क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि किसी भी विलय का जो भी पदार्थ है उसका अधिकतम मात्रा जो किसी बिलियन में या जो किसी बिलियन में सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए होती है, ठीक है, मतलब संतृप्त बिलियन बनाने के लिए होती है, वो उसकी सॉल्बिलिटी कहलाती है, मतलब विलेयता कहलाती है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्बिलिटी। ठीक है, तो इसमें अब देखिए जो सॉल्बिलिटी है, अब इसको एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप एक कप में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी, 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी और डालिए, 1 चम्मच और डालिए, डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगी। और डालिए, जब तक उसमें चीनी डालकर घोलते रहिए जब तक कि चीनी घुलना बंद नहीं हो जाए। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो घुलना बंद हो जाएगी। जब वो घुलना बंद हो जाती है तब जो सॉल्यूशन बनता है वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब चीनी घुलना बंद हो गई है। अब क्या हुआ, अब उस समय चीनी, अब क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट, 1 कप आपका वाटर था, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट था, उसी में आपने चीनी घोलते चले गए, तो जितनी ग्राम चीनी घुल गई उसमें, कब तक, जब तक आप घोलते रहे, जब तक सैचुरेट सॉल्यूशन नहीं बना। और सैचुरेट सॉल्यूशन बनने के बाद जितनी घुल गई उसमें डाल चुके हैं आप, वो अमाउंट, वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्बिलिटी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि amount of solute in gram in is present in 100 gram of solvent। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना आपका अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है,
ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में, ठीक है, प्रेजेंट है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और इसके लिए टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो जितना मैक्सिमम अमाउंट आपका डिसॉल्व है, कितने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी। अब संतृप्त विलयन आपको समझ में आ गया। संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब चीनी घुलनी बंद हो जाए, कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अब हमने क्या काम करा, उसको, अब घुलनी बंद हो गई, उसको थोड़ा गैस पे रख दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया। और आपको पता है जो आपका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। वैसे ही आप जानते हैं कि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है और ठंडे में देर से घुलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉलिड जो होते हैं उनकी लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या है, तो जब हम ने जब टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, मतलब उसमें चीनी और घोली, तो गर्म करने के बाद और घुलने लगी, फिर और घोली, फिर घुल गई और घोली, अब घुलना बंद हो गई। अब गर्म होने के बाद भी चीनी नहीं घुल रही है, अब जो बना है आपका, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। ये अति संतृप्त विलयन कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जो ठोसों की जो विलयता है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। वो कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स मतलब कारक, वो कौन से कारक हैं? नंबर 1 पहला है नेचर ऑफ सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स। जो सॉलिड और सॉल्वेंट्स हैं उनकी नेचर, ठीक है, मतलब जो आपके सॉलिड जो आपके सॉल्यूट्स हैं और आपके सॉल्वेंट है, उनकी नेचर कैसी है, ठीक है। अब सॉल्यूट की सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, उसके लिए देखिए एक टर्म आपने एनसीईआरटी में दे रखी है, एक वर्ड दे रखा है, लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब क्या है? देखिए जो जैसा होता है वो वैसे में डिसॉल्व हो जाता है, जो जैसा होता है वो वैसे में ही डिसॉल्व हो जाता है। मतलब कि आपका पोलर सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। आगे बात समझ, मतलब जो जैसा होगा वैसे में डिसॉल्व होगा। अगर पोलर सब्सटेंस है आपका, सॉल्यूट आपका पोलर है, पोलर मतलब ध्रुवीय, तो वो आपका ध्रुवीय विलायक में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। अगर ध्रुवीय विलय है तो वो ध्रुवीय विलायक में ही डिसॉल्व होगा। और अगर आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर अगर आपका सॉल्यूट है तो वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। मतलब आपका अध्रुवीय विलय है तो वो अध्रुवीय विलायकों में ही डिसॉल्व होगा, मतलब विलय होगा, ठीक है। तो जो जैसा होता है वो वैसा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका सॉल्यूट आपका पोलर है, सॉल्वेंट भी अगर आपका पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इजिली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पोलर सॉल्यूट को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो इनसॉल्युबल रहेगा, वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम होगा। ऐसे इधर देखिए, जो आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है, इसको अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप नॉन पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगला समझ। तो इसलिए जो जैसा होता है वो वैसे में, तो इसका मतलब जो प्रकृति है, किसकी प्रकृति, ब्लैक की और ब्लैक की, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है सॉल्विटी, ब्लैता, ठीक है। तो अगर आप ध्रुवीय पदार्थों को ध्रुवीय ब्लैक में डिसॉल्व करते हैं तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर आप अध्रुवीय ब्लैक मतलब ब्लैक को अध्रुवीय ब्लैक में डिसॉल्व करते हैं तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो जो जैसा होता है पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो ये हो गई नेचर। इसके बाद देखिए दूसरा आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर में जनरली वैसे होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्विटी इंक्रीज होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है। आपकी दो प्रोसेस होती है, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मींस ऊष्माशोषी और एक्सोथर्मिक मींस ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्माशोषी है, ये ऊष्माक्षेपी है। तो एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है, एनर्जी का या ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन हो मतलब अवशोषण हो, ठीक है। एक्सोथर्मिक मींस जिसमें से हीट या एनर्जी या ऊर्जा निकलती हो, ठीक है। अब क्या है कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है, इसको ऐसे लिखिए, solubility increase with increase टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। कब? जब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही हो, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, तब क्या होता है, तब आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ब्लैता बढ़ती है, ठीक है। और अगर एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो ब्लैता डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ओके। तो ये आपका टेम्परेचर का अफेक्ट है, ठीक है, कैसे अफेक्ट पड़ता है। तो पहला हो गया आपका नेचर, दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर। तीसरा है प्रेशर। प्रेशर का देखिए, जानते हैं कि सॉलिड है और लिक्विड पे ज्यादा असर पड़ता नहीं है प्रेशर का, क्योंकि ये आपकी इनकंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल। तो ये कंप्रेस नहीं होते, दबते नहीं है, इसलिए प्रेशर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, नो अफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपके फैक्टर हो गए कौन कौन से, जो सॉल्युबिलिटी मतलब जो आपके जो सॉलिड हैं, ठीक है, सॉलिड को हम जब डिसॉल्व करते हैं इसमें तो उसकी नेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ये तीन फैक्टर हैं। और तीन में भी क्या आपके दो ही फैक्टर है मेन, क्योंकि ये तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपके ये दो ही फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को
पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो है सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ठीक है, उसी में हेनरी लॉज है। ठीक है, उसके बाद रॉड्स लॉ भी उसी में पढ़ाने हैं। तो पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ओके।